विज्ञान के सेशन में आप लोग का स्वागत है। आस विद्यालय की तरफ से मैं ऋचा सेठ, आपकी साइंस की टीचर, ये सेशन ले रहे हैं। और जैसा आप जानते हैं, हमारा चैप्टर चल रहा है बल तथा गति के नियम। हम लोगों ने इससे पहला वाला जो सेशन हुआ था उसमें हमने समझा कि बल का अर्थ क्या है। थोड़ा थोड़ा हमें आइडिया लगा कि बल के प्रयोग से हम किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं। सोचिए, चलायमान कर सकते हैं या रोक सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, आकार में चेंज ला सकते हैं, है या नहीं है, उनकी स्पीड में चेंज ला सकते हैं। तो बल का प्रयोग हम एक जो चीज चल रही है उसमें कहीं कहीं हम जो चल रही है या रुक रही है, मीन्स चलते हुए रुक रही है, तो हम देख रहे हैं कि बल का कहीं ना कहीं प्रयोग हो रहा है। तो अब जो बल की ही बात कर रहे हैं, तो उसमें अब हम आज जो बात करने जा रहे हैं या इस सेशन में जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है संतुलित और असंतुलित बल। अब हम देखिए बल को और डिटेल में समझने जा रहे हैं। एक होता है संतुलित बल, एक होता है असंतुलित बल। ये क्या होता है, तो खोलते हैं अपने बुक और समझते हैं। सो बच्चों, आप लोगों ने अपनी बुक खोल ली, याद है ना, आपके पास आपकी बुक होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो संतुलित और असंतुलित बल पर है। और इसमें देखिए आपको यहाँ पे उन्होंने एक थोड़े से एक्सपेरिमेंट से करके समझाया है। तो यहाँ पे जैसे इस चित्र में दिखाया है कि लकड़ी का एक जो पिंड है वो एक समतल मेज पर रखा गया है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ये जैसे आपको चित्र में दिखाया गया है, तो यहाँ पे ये जो लकड़ी का जो एक पिंड है वो एक समतल मेज पर रखा है। और इसमें क्या है कि जो ये आपके ये जो दो धागे हैं एक्स और वाई, और ये जो दो धागे हैं ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में के उसमें चिपके हुए हैं। देखिए ये एक्स जो है वो इस साइड में है और जो वाई है वो इस साइड से इससे जुड़ा हुआ है। तो अगर हम किसी बल द्वारा धागे एक्स को खींचते हैं, समझ में आया, तो जब हम एक्स के खींचेंगे तो क्या होगा, वो जो ऑब्जेक्ट है वो उस डायरेक्शन में मूव करेगा। धागे दोनों साइड में हैं, लेकिन हम जिस साइड से उसको खींचेंगे बॉक्स उसी साइड में मूव करेगा। और और इसी प्रकार अगर हम धागे को ये यहाँ पे वाई डायरेक्शन से खींचते हैं, तो ये जो हमारा एक ये जो लकड़ी का जो एक बॉक्स जो भी एक पीस रखा है वो वाई डायरेक्शन में जाएगा, जबकि धागा एक्स डायरेक्शन में। तो इसको देख रहे हैं ना कि हम जिस डायरेक्शन में बल लगा रहे हैं ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि अगर पिंड को दोनों ओर से समान बल द्वारा खींचा जाता है तो ऐसी दिशा में पिंड गति नहीं करता है। आपने रस्साकशी देखी है ना, उसमें क्या होता है कि एक साइड में एक टीम हो जाती है, दूसरे साइड में दूसरी टीम होती है और दोनों खींचते हैं। तो जहां जिस साइड में बल ज्यादा लगेगा दूसरे साइड के लोग उधर चलते चले जाएंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आप लोग देखेंगे कि दोनों बिल्कुल मूव नहीं करते हैं। कि क्यों, दोनों क्यों नहीं मूव कर रहे हैं, क्योंकि दोनों तरफ से जो बल है वो एक समान लग रहा है। तो हम ये देख रहे हैं जिस डायरेक्शन में बल अधिक होगा वस्तु उसी डायरेक्शन में मूव करेगी, जिस डायरेक्शन में बल कम होगा उस डायरेक्शन में वस्तु नहीं मूव करेगी। लेकिन अगर दोनों डायरेक्शन से बल इक्वल लग रहा है तो वो वस्तु मूव ही नहीं करेगी। तो ये हम देखते हैं कि इस तरह के बलों को संतुलित बल कहते हैं तथा ये गति की अवस्था को परिवर्तित नहीं करते हैं। तो यहाँ तो संतुलित बल क्या हो गया, जब दोनों डायरेक्शन से एक समान बल लग रहा है वो होता है संतुलित बल। अब एक ऐसी अवस्था की हम एक कल्पना ही कर सकते हैं, क्योंकि हम ये एक्सपेरिमेंट अभी आपके सामने नहीं कर पा रहे हैं, आपको बुक के हेल्प से समझा रहे हैं। आप चाहें तो ये एक इस प्रकार से आप अपना ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि आप कोई वस्तु रखें, एक डायरेक्शन में धागा लगाएं, दूसरे डायरेक्शन में लगाएं, दो फ्रेंड्स खड़े हो जाएं और देखिए कौन कितना बल लगा रहा है।
और अगर जब आप दोनों ही सेम बल लगाएंगे वो वस्तु मूव नहीं करेगी। अब हम जो एक इमेजिनेशन कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, जिसमें भिन्न परिमाण के दो विपरीत बल पिंड को खींचते हैं। तो यहाँ पे हम जो देखते हैं, इस अवस्था में जो होता है, पिंड अधिक बल वाली दिशा में खिसकना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार दोनों बल संतुलित नहीं होते हैं। तो अगर जैसे हमने कहा था, अगर हम x की तरफ से खींच रहे हैं और वो चीज मूव हो रही है और उधर y पर भी एक कोई जोर लगा रहा है, लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चीज मूव हो रही है, तो इसका अर्थ है कि इस समय जो है वो एक असंतुलित बल लग रहा है, एक तरफ अधिक बल लग रहा है, एक तरफ कम बल लग रहा है। इस कारण जो वस्तु है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में खिसकना शुरू कर देती है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि किसी भी पिंड पर लगने वाला असंतुलित बल उसे गति प्रदान करता है। तो अगर किसी वस्तु में गति हो रही है, इसका अर्थ है कि जो उस पर एक असंतुलित बल कार्य कर रहा है। तो इसको आप मार्क भी कर लें। तो यहाँ पे अगर कोई वस्तु में गति आ रही है, इसका अर्थ है कि असंतुलित बल उस पर कार्य कर रहा है। अगर संतुलित बल होगा तो वो वस्तु मूव नहीं करेगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम लोग देखते हैं कि जब कुछ बच्चे एक बक्से को खुरदरे फर्श पर धकेलने की कोशिश करते हैं, यहाँ ये देखिए, नीचे का खुरदरा एक हमारा सरफेस है, उस पर दो बच्चे एक ही डायरेक्शन से, अभी हमने ऊपर क्या देखा था, एक एक्स डायरेक्शन एक वाई डायरेक्शन, अलग अलग। अब एक ही डायरेक्शन से अगर हम एक बक्से को, एक जो खुरदुरा सा फर्श है, उस पर जब धकेलने की कोशिश करते हैं, तो यदि वे कम बल के साथ बक्से को धकेलते हैं तो बक्सा नहीं खिसकता है। आपने कभी भारी चीज मूव करी है? करी है? वेरी गुड। क्या सोचते हैं आप? कहते हैं ये मुझसे नहीं हो पा रहा है या नहीं है? वो मूव ही नहीं हो पा रहा है। तो क्या कारण है? दूसरे डायरेक्शन से तो कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, आप एक ही डायरेक्शन से दे रहे हैं, आप बल दे रहे हैं, तो वो वस्तु क्यों नहीं मूव कर पा रही है? और हमने दूसरी तरफ ये एक बात अभी जो ऊपर समझी है कि जब दोनों डायरेक्शन से बल इक्वल होता है तो चीज नहीं मूव होती है। अब हम सोच रहे हैं हम यहाँ से तो धक्का दे रहे हैं, दूसरे डायरेक्शन से कोई दे नहीं रहा है, तब क्यों नहीं चीज मूव हो रही है? तो हमें तो यहाँ पे जो है, तो अब हम लोग दूसरे एक और बल की बात करने जा रहे हैं, घर्षण बल की। तो यदि वे कम बल के साथ बक्से को धकेलते हैं तो बक्सा नहीं खिसकता है। उसका कारण क्यों है? क्या है? क्योंकि घर्षण बल धकेलने की विपरीत दिशा में काम कर रहा है। तो यहाँ देखिए, यहाँ ये दोनों वस्तुएं, जो बच्चे हैं, इस डायरेक्शन में इस वस्तु को एक धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो नीचे जो घर्षण बल है वो अपोजिट डायरेक्शन में कार्य कर रहा है। और वो जो घर्षण बल लग रहा है, जो फ्रिक्शनल फोर्स जो लग रहा है, उससे अधिक बच्चे बल नहीं प्रयोग दे पा रहे हैं, इस कारण वस्तु नहीं मूव कर रही है। तो ये जो घर्षण बल धकेलने में लगे बल को संतुलित करता है और यही कारण है कि बक्सा नहीं खिसकता है। उससे पहले जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी हमारा छूट गया, इसको हम डिस्कस करते हैं। ये घर्षण बल दोनों संपर्क सतहों के बीच में उत्पन्न होता है, अर्थात बक्से के नीचे की सतह तथा फर्श की खुरदरी सतह के बीच में। तो ये क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इसलिए आपको पढ़ के बता रही हूँ। जो घर्षण बल है, तो जो वस्तु है और जो जमीन है, इनके बीच कार्य करता है, इनके बीच उत्पन्न होता है। और ये जो होता है, जिस डायरेक्शन में हम बल लगा रहे होते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में कार्य करता है। ये याद रखिएगा, बल अगर हमारा इस डायरेक्शन में है तो घर्षण बल उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। बल अगर हमारा इस डायरेक्शन में है तो घर्षण बल इस डायरेक्शन, हमेशा अपोजिट कार्य करता है। तो इस कारण जब हम कोई वस्तु नहीं मूव कर पाते तो इसका अर्थ है जो नीचे का जो घर्षण बल लग रहा है वो अधिक है, और हम किसी चीज को मूव करने के लिए हमें घर्षण बल से अधिक बल लगाना होगा, तब वो वस्तु मूव कर सकते हैं। तो ये जो घर्षण बल है ये धकेलने में लगे बल को संतुलित करता है
और यही कारण है कि बक्सा नहीं खिसकता है। तो यहाँ पे अब हम जो ये देख रहे हैं, अब आप ये देखिए, ये ए है चित्र, ये बी है, और यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अब आप देखिए कि यहाँ पर ये जो हमारा आप जो एरो है, इसकी थिकनेस और लंबाई को देखिए आप, तो ये इतना, तो यहाँ पे जब हम थोड़ा बल लगा रहे हैं उसी के बराबर का घर्षण बल लग रहा है। यहाँ पे देखिए हम थोड़ा सा और जोर से धकेलते हैं, यहाँ देखिए ये एरो और लंबा हो गया, इसका अर्थ है कि फोर्स और ज्यादा लगा रहे हैं, लेकिन जो बक्सा है वो फिर भी नहीं खिसकता है, क्योंकि अभी भी जो घर्षण बल है वो जो है वो जो लगाए बल के समान है। लेकिन अब क्या है, जब हम और एक जो हमारा बल है हम उसको और अधिक लगाते हैं और ये घर्षण बल से अधिक हो जाता है, तब हमारा ये बक्सा खिसकता है। तो अगर बच्चे बक्से को ज्यादा जोर से धकेलते हैं तब धकेलने वाला बल घर्षण बल से अधिक होता है, और यहाँ पे क्या होता है, अब हमारा जो है एक असंतुलित बल कार्य करता है ना, कि हमारा फोर्स ज्यादा है और जो घर्षण बल है वो कम है। उस अवस्था में हमारा जो बक्सा है वो आगे खिसकता है। तो हमने एक तरफ ऊपर दो एक्सपेरिमेंट देखे थे जिसमें हम एक दोनों तरफ से फोर्स लगा रहे थे, तब कोई चीज एक वस्तु मूव कर रही थी, वो हमने देखा डायरेक्शन के हिसाब से। दूसरा जो कॉन्सेप्ट समझा वो घर्षण बल का करा, कि जब घर्षण बल से अधिक जब हम कोई बल लगाते हैं तब हम किसी एक वस्तु को एक मूव कर सकते हैं, उसको खिसका सकते हैं। जब हम साइकिल चलाते हैं तब क्या होता है, जो पैडल है वो चलाना बंद करने पर साइकिल की गति क्या होती है, वो धीमी हो जाती है। यदि आप साइकिल जब चलाते हैं तो क्या होता है, आप बहुत तेज तेज चलाते हैं, लेकिन आगे अगर ट्रैफिक है, आपको रुकना है, तो आप पैडल चलाना एक रोक देते हैं, और इससे क्या होता है, आपकी गति स्लो होने लग जाती है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि घर्षण बल गति की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो उसका कार्य है आपका जो मूवमेंट है उसको रोकना। तो जब आप उससे घर्षण बल से ज्यादा बल नहीं लगा रहे हैं तो घर्षण बल ज्यादा अधिक हो जाता है और वस्तु को रोकने में एक हेल्प करता है। तो और साइकिल में गति रखने के लिए हमें क्या होता है, हमें फिर से एक पैडल चलाना पड़ता है। तो ऐसी अवस्था में हमें ऐसा प्रतीत होता है कि किसी वस्तु को, ये मार्क है करने का पॉइंट है, किसी वस्तु को सतत गतिशील बनाए रखने के लिए असंतुलित बल की आवश्यकता होती है। और लेकिन अगर अब हम और इसको एक डिटेल में समझें तो ये होगा कि ये बिल्कुल एक गलत बात है, कि अगर किसी वस्तु को हमें एक लगातार गति में बनाए रखना है तो हमें उसको एक असंतुलित बल देने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे देखिए, अब आप यहाँ पे कहा जा रहा है तथापि वह बिल्कुल गलत है। कोई वस्तु समान वेग के साथ केवल तभी गतिशील रह सकती है जब उस पर लगने वाला बल, चाहे बाह्य हो या घर्षण हो, संतुलित होते हैं तथा वस्तु पर कोई नेट बल बाह्य कार्य करता है। मीन्स बाह्य बल जब कोई कार्य करता है। तो अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हमें अब और इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। तो देखें ना कि जैसे जैसे हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, दूसरे कर रहे हैं, हमें लग रहा है शायद ये पॉसिबिलिटी है, शायद ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन जब हम आगे चल रहे हैं तो हमें एक नई चीज समझने को मिल रही है। तो उसमें हमें ये एक नई जो एक बात पता चल रही है वो है कि कोई वस्तु समान वेग के साथ केवल तभी गतिशील रह सकती है जब उस पर लगने वाला बल, अब देख रहे हैं यहाँ पे जो बल की बात कर रहे हैं वो बाह्य तथा घर्षण बल है, वो संतुलित होते हैं तथा वस्तु पर कोई नेट बाह्य बल कार्य नहीं करता है। तो अभी देखिए, हमने एक अभी बॉक्स को एक हमें खिसकाना है, मीन्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर, वो एक स्टेज हो गई। लेकिन अब कोई चीज अगर हमें लगातार उसको गतिशील रखना है तो उसके लिए हमें क्या है, जो हमारा जो
उस पर जो लगने वाला बल है, चाहे वो हम जो बाहर से लगा रहे हैं या जो घर्षण बल लग रहा है, वो जब एक संतुलित अवस्था में रहते हैं तब वो वस्तु एक कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट में रहती है। तो और जब हम उस पर कोई एक असंतुलित बल लगाते हैं तो उसके वेग में परिवर्तन या उसकी दिशा में परिवर्तन होता है। तो जब असंतुलित एक बल लगता है, मीन्स घर्षण बल से अधिक अगर हमारा बाह्य बल लगता है, तब उसके वेग में परिवर्तन हो जाता है। तो इस प्रकार किसी वस्तु को त्वरित करने के लिए एक असंतुलित बल की आवश्यकता होती है। तो यहाँ ये है थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट, लेकिन इसको समझें कि अगर हम चाहते हैं कोई वस्तु समान वेग के साथ गतिशील रहे, तब तब हमारे लिए जो एक जो चाहे घर्षण बल हो चाहे बाह्य बल हो वो संतुलित रहे, तब तो एक जो वस्तु है वो एक आपकी समान गति से गतिशील रहेगी। लेकिन जब एक असमानता आ जाएगी, जब एक असंतुलन आ जाएगा, तब उस वेग में एक त्वरण पैदा हो सकता है, उसमें के गति में परिवर्तन आ सकता है, उसकी दिशा में परिवर्तन आ सकता है। तो यहाँ पे अगर हमें गति में या गति की दिशा में परिवर्तन करना है, हमें उसको त्वरित करना है, उसके लिए तब हमें असंतुलित बल की आवश्यकता होती है। तो जब तक ये संतुलित बल उस पर कार्य करते हैं, इसको हम रुकिए एक पूरा पढ़ लेते हैं। इस प्रकार किसी वस्तु को त्वरित करने के लिए एक असंतुलित बल की आवश्यकता होती है और उसकी गति या गति की दिशा में तब तक परिवर्तन होता रहेगा जब तक संतुलित बल उस पर कार्य करता रहेगा। और ये बल हटा लेने पर वस्तु प्राप्त हुए वेग से गतिमान रहेगी। तो ये सब आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए, ये पूरा पॉइंट। ठीक है, सो ये आप हम थोड़ा आपको नोट्स में भी दिखाएंगे, लेकिन ये बुक में भी आप मार्क कर लीजिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे आप असंतुलित बल लिखिएगा। ये आपका मिस प्रिंट है तो इसलिए वो थोड़ा सा ये जो है यहाँ अ लिख लीजिएगा कि किसी इस प्रकार किसी वस्तु को त्वरित करने के लिए एक असंतुलित बल की आवश्यकता होती है और उसकी गति या गति की दिशा में तब तक परिवर्तन होता रहेगा जब तक ये असंतुलित बल उस पर कार्य करता रहेगा। तो यहाँ ये मिसप्रिंट है, इससे बहुत बड़ा एक कंफ्यूजन हो सकता है, तो ये आप आस है। तो यहाँ पे अगर संतुलित बल है तो वो एक जो एक यूनिफॉर्म गति से काम करेगी, लेकिन जो असंतुलित बल है वो उसमें त्वरण क्रिएट करता है, उसकी गति की दिशा में चेंज लाता है। तो ये मैं फिर से बोल रही हूँ, जब तक ये असंतुलित बल उस पर कार्य करता रहेगा और ये बल हटा लेने पर वस्तु प्राप्त हुए वेग से गतिमान रहेगी। सो ये बहुत ही एक आ का डिफरेंस है, लेकिन मीनिंग चेंज हो रहा है, तो ये आप याद रखिएगा, ये आप यहाँ नोट कर लीजिए। सो बच्चों, बल क्या है? किसी भी पिंड पर लगने वाला असंतुलित बल उसे गति प्रदान करता है। घर्षण बल गति की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है। वस्तुओं में गति की बात करें, कोई वस्तु समान वेग के साथ केवल तभी गतिशील रहती है जब उस पर लगने वाला बल बाह्य तथा घर्षण संतुलित होते हैं तथा वस्तु पर कोई नेट बाह्य बल कार्य नहीं करता है। और असंतुलित बल लगाने से उसके वेग तथा दिशा में परिवर्तन होता है। ये हम आपको जब अभी चैप्टर खोल के समझा रहे थे तब भी ये बताया था और फिर नोट्स में बता रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि समान वेग के साथ कोई वस्तु कब गतिशील होती है, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्वेश्चंस के आंसर देंगे, तो ये कॉन्सेप्ट ही आपके काम में आएंगे। असंतुलित बल की बात करते हैं, किसी वस्तु को त्वरित करने के लिए असंतुलित बल की आवश्यकता होती है। वस्तु की गति या गति की दिशा में तब तक परिवर्तन होता रहेगा जब तक असंतुलित बल उस पर कार्य करता रहेगा। असंतुलित बल हटा लेने पर वस्तु प्राप्त हुए वेग से गतिमान रहेगी। देखिए वहां आपकी बुक में ये संतुलित लिखा है, तो ये गलत है, यहाँ पे मैंने आपको इसलिए नोट्स में असंतुलित बल लिखकर बताया है।
तो बच्चों आज जो हम लोगों ने पढ़ा तो ये हमने ये देखा कि कोई वस्तु जो गतिमान हो रही है उस पर बल कार्य कर रहा है, और कुछ वस्तुएं हैं जो एक समान गति से कार्य करते चलती रहती हैं, उसका कारण क्या है वो हमने आपको समझाया। और जिनमें हम देखते हैं त्वरण पे आपका क्रिएट हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, उसका क्या कारण है, ये सारे कारण हमने आपको समझाए हैं। तो अब आप ध्यान रखें, आपने दो चीजों के बारे में पढ़ा है, संतुलित और असंतुलित बल का। तो असंतुलित बल का क्या अर्थ है, असंतुलित बल का क्या अर्थ है, और किस प्रकार ये वेग परिवर्तन में एक इनका एक भूमिका रहती है, वो सब आप अपने जरूर याद रखिएगा। कोई भी प्रश्न इससे रिलेटेड आप मुझसे ऐप के थ्रू पूछ सकते हैं। तो अगले सेशन में हम जो हमारा मोशन का जो फर्स्ट लॉ है उसके बारे में, हम जो पहला नियम है उसके बारे में समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय।